बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वासन मियां नवाज शरीफ ने आज से मुल्क में वोट को इज्जत दो की तहरीक शुरू कर दी। वोट को वाकई इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन वोट से पहले उस वोटर को भी इज्जत मिलनी चाहिए जिसकी वजह से आइन, पार्लियामेंट और हुकूमत बनती है। वोटर्स तो बेचारे आज भी मुल्क में इज्जत तलाश कर रहे हैं। इन्हें इस मुल्क में पानी मिला, इलाज मिला, तालीम मिली, इंसाफ मिला और ना ही इज्जत मिली। हमारे मुल्क में सबकी इज्जत है, सबका इस्तेहकाक है। यहां सियासी कायदीन 100 मुकदमों के बावजूद बाइज्जत हैं। आइन का आर्टिकल 68 अदलिया की इज्जत का जामन है। पार्लियामेंट कुछ भी कर ले या सिरे से कुछ ना करे, यह भी बाइज्जत है। और फौज और ब्यूरोक्रेसी की इज्जत भी मुल्क टूटने, बर्बाद होने के बावजूद महफूज है। अगर इस मुल्क में इज्जत नहीं है तो वोटर्स की इज्जत नहीं है। इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत होना है। मियां नवाज शरीफ मुल्क में वोट की इज्जत तलाश कर रहे हैं, इन्हें जरूर करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब भी दे दें। 5 वर्षों में कौमी असम्बली के 468 इजलास हुए, आप सिर्फ 44 इजलासों में शरीक हुए। क्या यह है आपकी नजर में उस वोट और उस वोट से बनने वाली असम्बली की इज्जत जिसे आप आज इज्जत दिलाना चाहते हैं? मियां साहब, आपकी नजर में अगर वोट और टिश्यू पेपर में कोई फर्क होता तो आज आप इज्जत दो का मुतालबा ना कर रहे होते। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के कल के फैसले की तशरीह कर दी। चीफ जस्टिस ने फरमाया, लाहौर हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकरीरों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। मीडिया ने यह खबर गलत रिपोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बावजूद आज मीडिया ने मियां नवाज शरीफ की तकरीर को लाइव सेंसर किया। यह जहां भी अदलिया का नाम लेते थे उसे म्यूट कर दिया जाता था। हाज़रीन, हमारी तारीख का निहायत अफसोसनाक पहलू यह है कि हमारी के सामने हमारी उसी तमाम आमलों को आइन की चीड़ फाड़ कर दें और अपनी। क्या हम इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हैं? मीडिया और पैमरा कैसे अंदाजा करेगा कि कौन सा मटीरियल अदलिया मुखालिफ है और कौन सा अदलिया दोस्त? और मियां नवाज शरीफ इन हालात में भी कह रहे हैं, मेरी जुबान बंदी की गई, जितनी मर्जी जुबान बंदी कर लें, जीत बहरहाल हमारी होगी। मियां साहब की जीत कैसे होगी? ये सारे नुक्ते हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जावेद अबाई साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शहरयार आफरीदी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और मुल्क नामवर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब ने मैंने ज्वाइन किया है लाहौर से, कॉलम निगार भी हैं, एडिटर भी हैं और एक अरसे तक टेलीविजन का प्रोग्राम भी करते रहे। अब भाई साहब, आज एक तो आपने बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस की और मैं ये समझता हूं कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए इस मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं, और मुल्क का कोई शख्स भी इस पे एतराज नहीं करेगा। लेकिन जब मैं आपका स्टेज देख रहा था तो उसमें बेशुमार ऐसे लोग थे जिनका जमहूरियत के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है। उसमें ANP के इफ्तिखार, मियां इफ्तिखार साहब का कंट्रीब्यूशन, उनका बेटा शहीद हुआ इस सारी जो मूवमेंट में। आप बुज़ेंजो साहब जो है उनको देख लीजिए, आप महमूद अचकज़ई साहब को देख लीजिए, मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर सारी तहरीक चला रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ये सब लोग जो है ना, इनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन और वाकई ये जेन्युइनली कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारा सेमिनार मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने किया था और आप उनके मेहमान थे और वो भी स्टेज पे बैठे हुए थे। ये फरमाइएगा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है सारे काम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सेमिनार था जो आज मियाँ साहब ने जिसे खिताब किया कि वोट को इज्जत दो, ये इनिशियली मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ही इसकी तजवीज़ दी थी कि होना चाहिए। और ये जो दावतनामा था जो जारी हुआ, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, हासिल खान बुज़ेंजो साहब की तरफ से और अचकज़ई साहब की तरफ से। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की तरफ से दावतनामा नहीं, उन्होंने, आप देख लें दावतनामा खोले। नहीं, दावतनामा शुरू में उनकी तरफ से जो आखिर में था कि मुशाहिद हुसैन को क्या RSVP क्या होता है, उस पर मुशाहिद हुसैन साहब का भी बिल्कुल नाम है। लेकिन ये जो दावतनामा था ये मियाँ नवाज शरीफ साहब और अचकज़ई साहब और हासिल बुज़ेंजो साहब। हर वो शख्स आपकी पार्टी का जिसने जमहूरियत के लिए मार खाई है, जिसने कभी मियाँ नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, जो आज भी मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, जो उनको कोर्ट लेके जाते हैं, कोर्ट से वापस लेकर आते हैं, वो सारे नीचे बैठे हुए थे बशमूल आपके। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वहां पे बैठे जो बेनिफिशियरी हैं सारे सिस्टम के, सारी खराबियों के। इसमें कोई शक नहीं कि
आज के सेमिनार के ऑर्गेनाइजर जो थे वो मशाहिद हुसैन साहब थे। मशाहिद साहब ने ये बड़ा अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मशाहिद साहब अब उस हमारी पार्टी में आए जब ये मुश्किल वक्त है हमारे ऊपर, ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत बनाने नहीं जा रहे, बल्कि मशाहिद साहब ने एक मुश्किल वक्त में ज्वाइन किया है। और वो बहुत अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों से इत्तेफाक रखते थे। वो समझते आज थे आपका चेहरा आपकी जुबान का साथ नहीं दे रहा भाई साहब, मैं माजूर चाहता हूँ, आप दोस्त हैं, लेकिन सर ये आपको ये सियासी मुनाफिकतें आपको छोड़नी पड़ेंगी। मैं ऑनेस्टली आपसे कहता हूँ, देखिए आप उसी स्टेज पे बैठ के मियां साहब ये कह रहे हैं कि जो शख्स पार्टियां बदल रहा है मैं उसको टिकट नहीं दूंगा, और साथ एक शख्स बैठा हुआ है जो एक सियासी जमात का सेक्रेटरी जनरल था और उससे पार्टी छोड़ी, फिर उसने 15 साल एंजॉय किया एक सारी सिचुएशन को, और जनरल मुशर्रफ के साथ वो रहे जिसके खिलाफ आज आप तकरीर कर रहे हैं, और फिर आपने उनको सेनेट का टिकट देकर सेनेटर मुंतखब करवाया, और साथ आप ये ऐलान कर रहे हैं कि जो पार्टी छोड़ेगा, जो लोटा बनेगा, हम उसको टिकट नहीं देंगे। देखिए ये आज एक प्रिंसिपल बिल्कुल तय हुआ है। बहुत सारे जो लीडर वहाँ बैठे थे उन्होंने भी बात की है, मियाँ साहब ने आज बड़ी कैटेगरिकल बात की, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात हुई। अल्लाह करे कि हम सारे इस पर अमल भी करें, सियासी जमातें भी अमल करेंगे, जब फिर ये जो लोटाक्रेसी की बात हम करेंगे या जो लोग जो भी उसका नाम दिया जाए वो लोग इस पर इज्तनाब करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज ये एक मामला जो है उस पर फैसला ज़रूर हुआ। ये क्यों लोग ये कहते हैं कि इस तरह पाकिस्तान की सियासत जो है उसको लोग इज्जत की नज़र नहीं देखते थे कि देखें आज एक पार्टी में हम 5 साल रहे हैं, 4 साल रहे हैं, मैं सेनेटर रहा हूँ, बहुत से वजीर हैं। आज जब मुश्किल वक्त हमारी जमात के ऊपर पड़ गई या कोई इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन हो और मैं समझूँ कि मुझे कहीं और से बेनिफिट हो, तो मैं सारे जमात को या लोगों को लेकर किसी और तरफ चल पड़ूँ, तो मेरा ख्याल है इसे लोग भी कोई ज्यादा अच्छी नजर से नहीं देखते। पर मेरा ख्याल है कि आइंदा के लिए लोग इससे इज्तनाब भी करें। ये फरमाइए सर, ये मियां नवाज साहब वोट को इज्जत देना चाहते हैं, तो आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया चौई साहब। चौई साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि महज़ब कौमें कामयाबी तब पाती हैं जब उनके अवाम को उनके इज़्ज़त नफ्स को मजरू नहीं किया जाता, बल्कि उनको इज़्ज़त दी जाती है। और अवाम को इज़्ज़त कैसे मिलती है? जब उनके हकूक़ की आगाही मुहिम उनके लिए चलाई जाए और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बदकिस्मती से आज जब हम पाकिस्तान की सियासत को ज़रा अगर थोड़ा सा गौर से मुताला करें, तो आज अगर 35 साल बाद एक शख्स जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका हो और 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह चुका हो और तकरीबन 30 साल से इक़्तिदार में हो, अगर वो शख्स आज बात कर रहे हैं नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, अगर वो आज बात कर रहे हैं कि जी इज़्ज़त दो वोट को, तो सवाल ये है कि आपके पास मौका था, आपके पास 2 दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी थी, वो कौन सी ऐसी वजह है कि आज आप 35 साल बाद वोट को इज्जत दिलाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, जब वक्त था यू अनेबल टू डिलीवर? यही हम सवाल उठा रहे थे। और हम ये इसलिए भी कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके इलेक्टेबल्स लेके जा रहे हैं। देखें, इनका ख्याल ये है कि 40-45 इलेक्टेबल अगर आपके पास चले गए तो इलेक्शन में धांधली करवाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। चौई साहब, देखिए मैं एक बात आपको दिल से कहूंगा, और उस पर बेशक आप इंसान को तो धोखा दे सकते हैं, एक लीडर को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन खालिक से अगर आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। सवाल ये कि एक मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमें तमाम सियासी पार्टियों को एक कानून बनाना चाहिए, 2 किस्म के कानून। एक वो कानून कि जब कोई वोट बेचे या खरीदे उसके लिए सजाए मौत। दूसरा, अगर कोई पार्टी को डिच करता है एट द 11th आवर, जिस तरह धरने में हमें कुछ लोगों ने छोड़ा या जिस तरह हम पर इल्जामात लगाए कुछ MNAs ने और फिर वो पीछे हटे फिर दोबारा आए, तो मैंने उन्हें कहा कि आप तमाम पार्टियों को एक कानून बनाना चाहिए कि जब वो मुश्किल में पार्टी को छोड़ते हैं या जब उनके लिए पैसा फेंका जाता है तो कम से कम 10 साल की पाबंदी होनी चाहिए, ताकि वो बिकने वाला जो है नुमाइंदा उस पर पाबंदी, लेकिन जो खरीद रहा है सर उस पर पाबंदी नहीं होनी। दोनों पे वोट लेने वाला, आप सिर्फ अपनी फहरिस्त देख लें सर इस वक्त। मैं आपको बता रहा हूं कितने लोग हैं सर। चौई साहब, वोट लेने वाला, वोट बेचने वाला, एक सियासतदान पार्टी में एक मुशाहिद हुसैन सैयद है ना, बात कर रहे हैं ना मुसलसल, तो आप जरा अपनी फहरिस्त निकालें सर। 60 के करीब इलेक्टेबल सर आपने ले लिया। चौई साहब, और भी आ रहे हैं, बहुत लंबी क्यों लगी हुई है। सिर्फ चौई साहब आपको मैं बता रहा हूं, खुदा के लिए आप भी कहेंगे कि वोट को इज्जत दें। वोट को कैसे इज्जत मिलेगी? हमने परफॉर्मेंस से आज KPK में तमाम लोग अगली पार्टियों के, चाहे वो जमीयत के हैं, चाहे नून के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के, सारे तरीके इंसाफ में आ रहे। खुदा गवाह लाइन लगी हुई है हमारी परफॉर्मेंस को देख के। अगर परफॉर्मेंस को देख के एब्सोल्युटली कहां पे
KPK में। पख्तूनख्वा में। जी एब्सोल्युटली। और उस परफॉर्मेंस की वजह से पार्टियों के लोग जंप कर रहे हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लोगों ने बदलनी है। NA4 में JUI ने नून के लिए बंदा खड़ा नहीं किया। 7 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी आइडियोलॉजीज पे कॉम्प्रोमाइज करके PTI के खिलाफ इलेक्शन। बड़ाई साहब की तरफ पाकिस्तान में एग्जेम्पलरी परफॉर्म करेंगे तो यकीन जानिए। ये देखिए, आपने ये दावा किया है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से लोग आपके पास आ रहे हैं, तो ये मैं इनसे बाद में पूछूंगा। बड़ा ऐसा ही फरमाइएगा सर, ये एक टेस्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का भी है, एक टेस्ट दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, और एक बहुत बड़ा टेस्ट जो इस वक्त मीडिया का भी है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कोई पाबंदी नहीं लगी मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर या मरियम साहबा पे, लेकिन जो आपने सेंसर देखा है टेलीविजन स्क्रीन पे, इसको कहां रखते हैं आप? मेरा ख्याल है कि बदलते हुए हालात में बहुत सारी पाबंदियां कुछ नज़र आ रही हैं, कुछ लग गई हैं, कुछ एक्सेप्ट हो गई हैं, कुछ के बारे में अभी हिचकिचाहट मौजूद है। और जब इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं अदालतों के अंदर और दूसरे ऐवानों में, तो एक सेल्फ सेंसरशिप भी जो है वो राइज हो जाती है। हमने मार्शल लॉ देखे हैं, उसके अंदर लोगों में ये जुर्रत ही ख़त्म हो जाती है कि वो कुछ लिखें और ख़ुद ही अपने ऊपर भी सेंसरशिप लगा देते हैं। मेरा ख्याल है कि पाबंदियों का जब भी दौर आता है उसका नतीजा हमेशा मनफी निकलता है, और कभी ज़ुबानबंदियों से सियासी अमल नहीं रुका, बल्कि आप ये देखें कि 11 साल तक भुट्टो की तस्वीर और भुट्टो के एडिशन पर पाबंदी रही, लेकिन जब 88 में इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी जीती। जहाँ तक चौधरी साहब ये जो आज जिस पे बात कर रहे थे, अगर दो फिक्रे मैं उसके भी कह रहा हूँ कि अगर सियासत और जमहूरियत को मजबूत करना है तो नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को अपनी अपनी बात जो है उस पर कायम रहना चाहिए। इमरान खान नए चेहरे लाना चाहते थे और ये पुराने जो खिलाड़ी थे इनके खिलाफ थे, अब वो इनको ला रहे हैं। और नवाज शरीफ के पास जब 2013 में मौका था कि जब वो इलेक्शन जीत रहे थे, उस वक्त उन्होंने हर टॉम डिक और हैरी को जो इलेक्टेबल था उसको ले लिया था। तो जब तक ये किसी असूल पे खड़े नहीं होंगे, कल इमरान खान मुश्किल में 200 लोग लिए थे। इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के पास MPs और MNA 100 ऐसे हैं जो बिस्मिल्लाह काफ और पीपल्स पार्टी के साथ जिनका ताल्लुक है। 7 वुज़रा इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब तक ये खुद असूल नहीं अपनाते, उन पे अमल नहीं करते, मियां साहब तो उस वक्त क्राइसिस में थे, पहले जलावतनी में थे, उस वक्त भी उन्होंने ये तय किया था कि हम आइंदा वो नहीं देंगे टिकट। लेकिन जब इलेक्शन करीब आता है तो शहबाज साहब की अमलियत पसंदी, माहिरीन के मशवरे सब आ जाते हैं कि जनाब नहीं, पहले तो इलेक्शन जीते ना फिर देखेंगे। तो अब इसी तरह इमरान खान साहब को भी मशवरे दिए जा रहे हैं कि पहले MNA तो पूरे कर लें। थी कि परवेज रशीद साहब नीचे बैठे हुए थे वो सेमिनार में, जो आज जो सेमिनार था वोट को इज्जत दो, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब साथ बैठे हुए थे मियां नवाज शरीफ के। जी बस ये बड़ी अफसोसनाक सियासी जमातों के तजादात हैं जिनकी वजह से फिर सियासत भी कमज़ोर होती है, जमहूरियत भी कमज़ोर होती है, और हम जो फिर बार बार कफ़े अफसोस मलते हैं, और फिर हमारी मीडिया की आज़ादी भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये सारा कुछ दरअसल तो वो कहते हैं ना कि सुकरात हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब के ये जो ख्यालात हैं, या मरियम साहबा के ख्यालात हैं, जो आसिफ अली जरदारी साहब के ख्यालात हैं, ये अदलिया के मुखालिफ हैं या अदलिया के मुखालिफ हो सकते हैं और हमें अब इनकी तकरीर रोक देनी चाहिए? कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम पहले अंदाजा लगा लें कि अभी ये कुछ कहने लगे हैं और अदलिया का ऐन भी मीडिया पे प्ले नहीं होना चाहिए? नहीं, ये दुरुस्त है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है डर का, खौफ का, और वो मैकेनिज्म ये होता है कि आप सब कुछ फिर रोक लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान के जो ऐसे फैसला कौन करने वाले और ताकतवर लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान 70 साल अपनी उम्र के गुजार चुका है जमहूरी आज़ादियों के लिए और इजहार राय की आज़ादी के लिए बड़े लोगों ने मेहनत की है। इसको यकदम मौकूफ़ कर देना या महदूद कर देना ये मुल्क के मफाद में नहीं होता, क्योंकि फाशिस्ट हुकूमत जो है वो पैदा हो जाती है, और फिर आपके जब फैसलों पे कोई तनकीद नहीं करता, हर तरफ दादो तहसीन के डोंगरे बरसते हैं, तो फिर आप गलत पे गलत किए जाते हैं। जब आपके को दूसरा अल्टरनेटिव मिलता है, दूसरे सोच मिलती है,
तो फिर आप फैसला करने वैसे में ये फरमाइए आजाद सर, होते ये हैं कि ये नैरेटिव ठीक है या वो नैरेटिव ठीक है। ठीक हो। अच्छा, अब ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये जो हालात आपके सामने हैं कि आपकी जो तकरीर होती है वो दरमियान में से उसके ऊपर पीप की आवाज आ जाती है, और लेकिन इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि जुबान बंदी है लेकिन जीतेंगे हम ही, आप कैसे जीतेंगे सर? ये कॉन्फिडेंस कहां से? देखिए, तो मीर साहब ये बिल्कुल तो सोहेल साहब ने भी बात की, मुझसे एग्री करता हूँ कि सियासी लीडरों पर और सियासी जमातों पर इस तरह की पाबंदियों ने कभी भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं हुए। हमारे यहाँ जो कि माशाल्लाह की बड़ी लंबी तारीख रही है, आमरीत आई है, और एक ऐसा वक्त भी आया था जब बिल्कुल मीडिया इस तरह का आज़ाद था ही नहीं, मीडिया था ही नहीं, और जो मीडिया पाकिस्तान का था वो सिर्फ सरकारी ज़ुबान बोला करता था। फिर भी लोगों ने जदोजहद की है। उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, अखबारात के ऊपर भी पाबंदी थी, लेकिन उस वक्त भी लोगों का पैगाम कहीं ना कहीं से जाता था, और जो आमरीत के ख़िलाफ़ जो कुव्वतें खड़ी हुई है उन्हें लोगों ने अक्सरियत से दोबारा मंतखब किया है और लोग उनके साथ खड़े रहे हैं। आज अगर पहले तो ये बात है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसकी ज़्यादा अहमियत है, और बहुत सारी जजमेंट हैं, बहुत सारी दुनिया में ये असूल है कि जजेस की तनकीद से भी ज़्यादा जो है ये ज़बानबंदी जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका ख्याल है कि खुल के बोलने की इजाजत होनी चाहिए? बिल्कुल, हाँ। लेकिन सर ये मैं उस पर आ रहा था कि सर ये जो क्लिप्स बना के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने सोशल मीडिया से जो चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है लोग इकट्ठे करके जो आप नारे लगवा रहे हैं और उसके बाद उसको प्ले कर रहे हैं मीडिया को, तो आपका ख्याल ये है कि खुल दे देनी चाहिए कि जो चाहे जिस वक्त चाहे गाली दे दे और कोई रोकने वाला ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कहूँगा। मैं समझता हूँ कि बावजूद इसने कि आपकी जजमेंट के ऊपर रिजर्वेशन हो सकती है, जजमेंट से आप इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन ये असूल बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए कि हम ये अदालतें हमारी हैं, ये इंस्टीट्यूशन हमारे हैं, हमें भी इनकी इज्जत करनी चाहिए। सर आपकी एमपीएस खातून जो थे जो उसने नारे लगवाए सुप्रीम कोर्ट के सामने, आपने क्या नोटिस लिया सर? आपकी क्यादत ने क्या उसको बुलवाया, क्या उसको उसका नोटिस लिया, क्या आपने उसको पार्टी से निकाला? जब आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ये पाबंदी लगेगी और उसका शायद आपको इतना नुकसान हो जितना मीडिया को होगा। तो सब देखें, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट लॉ जो है ये पार्लियामान ने पास करके भेजा था और ये इख्तियारात जुडिशरी को दिया था, ये फैसला बहरहाल उन्होंने करना है कि कौन सी चीज़ कंटेम्प्ट में आती है और कौन से नहीं आती। इसका फैसला किसी और फोरम पर हो नहीं सकता। मेरी बड़ी मुदबाना गुजारिश है तमाम इंस्टीट्यूशन से भी और जजेस साहिबान से भी कि जो अवाम का इलेक्टेड आदमी है, जिससे बहुत बड़ी अवाम वोट दे के आती है, जो किसी भी लीडर है, मसलन अगर पीटीआई के आज लीडर है इमरान खान साहब, तो मैं अगर कोई उनके बारे में ऐसी बात करूं जो उनकी शान के खिलाफ हो तो ये फरीदी साहब मुझे कभी इजाजत नहीं देगी। और मैं भी यही इनसे तवक्को करता हूं कि जब मेरी लीडरशिप के बारे में आपने क्या क्या नहीं कहा ये भी आप जहन में रखें। शारी रहमान साहब ने ज्वाइन किया, मैं अगर आप एक लास्ट में कह, सिर्फ ये जरूरी है कि जब जजेस साहिबान भी अगर लीडरशिप के बारे में कोई रिमार्क्स दें, ऐसे रिमार्क्स ना दें कि हमारे और पार्टी के और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिल दुखे, बल्कि जहां उस इंस्टीट्यूशन का एहतराम है वहां पार्लियामान का भी एहतराम है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एहतराम है वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी एहतराम है। ठीक है, सबको एक दूसरे शहरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आपने मियां नवाज की तकरीर सुनी, आज उन्होंने 1988 का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी बेनजीर भुट्टो के साथ बड़ी ज्यादती हुई, फिर उन्होंने 1993 में जो उनकी गवर्नमेंट गई थी 1996 में उसका जिक्र किया उन्होंने और कहा कि बड़ी ज्यादती हुई और वहां पे वोट को इज्जत नहीं मिली। तो आज आप महसूस करें कि मियां नवाज साहब अपनी गलतियों का एतराफ कर रहे हैं आपके सामने? जी चौधरी साहब शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि जो बातें की जा रही हैं ये एक तसलसल से गलतियों के इतराफ के जिम्मे में आप तो बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन ये भी आप देखें कि जब गलतियां सुनी जा रही हैं, सुनवाई जा रही है हमें, तो उसके साथ ये भी नहीं कहा जा रहा कि हमने कोई सबक सीखा। देखिए जब आप तारीख से हम सब देखिए अशरफुल मखलूकात होंगे, लेकिन हाँ इंसान गलतियों का पुतला भी होता है और हम सब अपनी माजी से और अपनी गलतियों ही से सीखते हैं और दूसरों की गलतियों से, और कुछ एक दूसरे को दर्ज देना एक फितरी सी बात है इन बातों पर। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि देखिए दो तीन बातें, ये मैं कब से मिसाक जमहूरियत में भी इनकी टीम के साथ होती थी, हमने बड़ा लंबा सफर तय किया है मोहतरमा शहीद की हयाती में, और अब जो गलती का एतराफ किया जाता है या वोट के तकद्दुस की बात होती है, देखिए इससे कौन इनहराफ करेगा, कौन इन बातों से इनकार करेगा
ये आप होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ पार्लियामान के को इस मौके पे कि अपील वोट को करनी चाहिए। इज्जत दो, इस पे आप इत्तेफाक करती हैं इनके साथ? अगर आपकी पार्टी देखिए, इत्तेफाक इनसे करती है तो शामिल क्यों नहीं ये होते? पूछूंगी, मैं आपसे ये कहूंगी कि वोट की इज्जत का मतलब इनके लिए क्या है। देखिए, वोट की इज्जत का मतलब होता है पार्लियामान को इज्जत देना। ठीक है, वोट वहां ही जाता है ना। आपका सिस्टम क्या है? नुमाइंदा हुकूमतों का है, नुमाइंदा पार्लियामान का है, और एक इक्तदार का सिर्फ ये बात नहीं है, लेकिन एक पार्लियामानी जमहूरियत है। हम कोई एक वन मैन सिस्टम या इवन हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी नहीं है। तो पार्लियामान को इन्होंने तवातुर से बेतौकीर किया है। अब जो ये हमें दर्ज दिया जा रहा है कि वोट का तकद्दुस पावा, कि बहुत अच्छी बात होती कि अपने दौर जब इनके पास इक़्तिदार था, उरूज पे थे, जब हम इनसे बार बार कहते थे खुदारा मियां साहब और आपके मिनिस्टर्स, इनकी जितनी भी हल्का इक़्तिदार है, कि ये आए पार्लियामान के जरिए काम करें और लोगों को हौसला दें कि जमहूरी सिस्टम। आपका ख्याल ये लेट हो गए मियां नवाज शरीफ साहब? ये उनको पहले बात करनी चाहिए थी जिस वक्त उनके हाथ में कुछ था। सिर्फ बात नहीं है चौधरी साहब, बिल्कुल आप सही कर, लेकिन प्लेट की सिर्फ बात नहीं है। ये ऐन उस वक्त की बात की जा रही है जब इनको नजर आता है कि तलवार की दो धारें होती हैं। एक धार तो होती नहीं है, लेकिन जब ये इक़्तिदार के बिल्कुल उरूज पे होते हैं, ये किसी की सुनते नहीं है, ना ये अपने इदारों को कुछ समझते हैं। यानी पार्लियामान जिस वोट के तकद्दुस की बात कर रहे हैं, तो वो ये वहां पहुंचे कैसे? हमने तो बार बार इनसे कहा कि जी आप पार्लियामान के जरिए फैसले करें, आप हर चीज आप यही ले गए हैं इस ठीक हो गया डायरेक्शन। मैंने ब्रेक लेनी है शहरी साहब, लेकिन ये जो वोट का तकद्दुस है उसमें चेयरमैन सेनेट भी आता है। आप उसको मानने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन लोगों से कह रहे हैं कि जो वोट आपका है वो चोरी हो रहा है और उसकी इज्जत जो दाव पे लगी है, तो उसको इज्जत को वापस करें। ये एक अजीब सा तजाद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आफरीद साहब, ये फरमाइएगा सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब ये जो कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, जो मर्जी कर लें, जितनी चाहे मेरी जुबान बंदी कर लें आप, तो आप ये समझते हैं कि वाकई जीत जाएंगे इसके बावजूद? देखिए, अमूमन ख्वाब बंदा सोते में देखता है, और जागते हुए ख्वाब देखना जो है अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे तरस ये आ रहा है कि ही हैज़ टोटली लॉस्ट इट। अल्लाह ने बड़े मौके दिए मियां साहब को, लेकिन उन्होंने दोनों हाथों से सब कुछ गंवाया, और अपने घर पे खुदकश हमला उन्होंने खुद किया है। इन्होंने अपने लिए गड़ा कब खोदा? जब इन्होंने कहा कि जी जनाब स्पीकर साहब ये हैं वो जराए। फिर उनके कॉन्ट्रडिक्शंस दर कॉन्ट्रडिक्शंस आते रहे, उसको भी छोड़ दें। असल में चोई साहब बुनियाद कब हिलती है? बुनियाद तब हिलती है वो लोग जो आपकी बुनियाद थे वो आपसे कटना शुरू हो, नंबर वन। नंबर टू, चौधरी निसार साहब हो गए सर, बहुत सारे लोग हैं, ये जुनूबी पंजाब के सारे चोई साहब, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, और बलोचिस्तान के एमपी आपके चैनल से पूरे पाकिस्तानी कौम को बता रहा हूं, जिस तरह से एमएनएज आगे झुकते थे हमजा शहबाज के आगे, जो फिरौनियत इन्होंने अपनाई, जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस की तजलील की, पार्लियामेंट के अंदर जब हम तकरीर करते थे पीएमएलएन के एमएनएज हमें इशारे कर रहे हैं, यानी इन्होंने, और ये सारी चीजें पीटीआई में नहीं है, ये इमरान खान साहब में नहीं है। देखिए नहीं चोई साहब, हम में हर एक खामी हो सकती है, 3 खामियां नहीं हो सकती। नंबर 1, हम कभी कौम का पैसा नहीं खा सकते। नंबर 2, कौम के मफादात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और जो लोग कौम का पैसा खाते हैं उनको साथ रख सकते हैं। नहीं चोई साहब, आप हमारे पास जितने चल के आए हैं, हम में ये मॉरल करेज है, नोबडी इज अबव लॉ। मेरा लीडर कहता है कि मैं भी कानून से बालातर नहीं हूं। देखें, पहली पॉलिटिकल पार्टी, कल आप देखें, कल हम वो 16-15 एमपीएस के साथ करने क्या जा रहे हैं जिन्होंने वोट बेचा है, कल इस टाइम तक पूरी कौम के सामने आया होगा। खुदा के लिए चोई साहब, जो चोई सरवर साहब ने वोट खरीदे हैं भाई, देखें खरीदने वाला, देखें मेरी बात, सिर्फ बिकने वाला प्रॉब्लम है सर। एक चीज आपको बताएं, चौधरी सरवर साहब जो हैं वो गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, बहुत सारी डिफेक्शंस हुई पीएमएलएन की, एमएनएस पीटीआई में एक्स्ट्रा वोट लिए हैं ना भाई उन्होंने, ये नहीं लिया। 30 से ऊपर 44 वोट थे ना उनके, 14 मेरी बात तो वो लिए नहीं, 14 वोट नहीं थे। उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट किया जब वो गवर्नर थे। बहुत डिफेक्शंस हुई हैं, पीएमएलएन के सिटिंग एमपीएस ने आके वोट दी है, और यार ये अल्फाज चौधरी सरवर के कि अगर मैं कैंपेन और करता तो ये 44 से ज्यादा होते।
सवाल ये है फॉल्ट कि ऑफ जिस तरह हम एक्शन ले रहे हैं, आपकी पार्टी ये में एक्शन जान क्यों ले रहे नहीं है भाई, वो लोग जा रहे हैं उनके पास। देखिए, एक तो ये है कि बिल्कुल मैं, जैसा मेरा भाई है, ये तो अपने बारे में कहते हैं कि हम वलियों की जमात हैं, और मुझे और आपको ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये बदकिस्मती हुई है जो सब की ये एक नई जमात आई थी। इमरान खान साहब ने के साथ यंग लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान को तब्दील करूंगा। उन्होंने अपना एक प्रोग्राम भी उस वक्त शायद उनके आगे रखा। पिछले 4 साल या 4.5 अब तो टाइम पूरा होने वाला है, जिस पार्लियामान के जरिए आज हम वोट के तकद्दस की बात करें, उस आप फिर एकदम मुझे सवाल करेंगे तो मैं जरा ये चाह रहा हूं, अंदाजा लगा लिए अपनी गलतियों को कितना अंदाजा है आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल, मैं इमरान खान से मैं कहता हूं कि हमसे गलतियों की बहुत सारी गुजारिश थी, इसीलिए ये कह रहे थे कि ये वलियों की जमात कह रही थी कि वो गलतियां हमने दोहराएंगे, हम नई बात करेंगे। 2013 इलेक्शन हुए, 14 के बाद इन्होंने इस पार्लियामेंट के मतलब, सियासी जमातों के मतलब, मीडिया हाउस के मतलब, सियासी लीडरों के मतलब जो ज़बान इस्तेमाल की है चौधरी साहब, और जो इल्ज़ामात लगे हैं और जो एक दूसरे के बारे में जो बातें हुई हैं, मैं समझता हूँ कि ये लेकिन अदलिया के खिलाफ तो नहीं बोलते ना सर, आपने तो स्टार्ट ही अदलिया से किया। ऐसा बिल्कुल है। चौधरी साहब मेहरबानी करें, आप ना कहें फौज के क्या ये चौधरी फौज के खिलाफ भी बात नहीं करता। चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे। जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, इमरान खान साहब ने नाम लिया, उन्होंने कहा ये चौधरी इफ्तिखार ने ये इलेक्शन मैनेज किए हैं। उन्होंने और भी पंजाब के जजों के नाम लिए, पर मैं नहीं लेना चाहता। क्या उस वक्त का चीफ जस्टिस के बारे में इन्होंने इल्जामात नहीं लगाए? क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए इन्होंने? कौन सा इल्जाम जो है उन्होंने नहीं लगाया? हाँ, इनका ये बड़ी खूबसूरती है कि ये अभी बात करते हैं, 1 घंटे बाद इनके कान में कुछ और कहेगा, भाई नई बात कर देंगे। 1 घंटे बाद कोई तीसरी बात करेगा, नई बात को, पिछली दोनों बातों का इनको पता ही नहीं होगा कि ये बातें भी हमने की। बड़ी बात सर, वो उनकी पार्टी है ना, उनका फैसला है, वो आखिरी जो निकाल के पड़े, आखिरी जो कान में को फूक मारे वो पड़े, असल जवाब जो आप, वो आपके इलेक्टेबल्स, लेकिन उनका अपना फैसला है ना, आप अपना जवाब दें सर। एग्जैक्टली, मैं उस पर आ रहा हूं। हमें छोड़ के कौन जा रहे हैं? कौन जा रहा है सर? मैं उस पर आ रहा हूं। अभी तो फैसला होने वाले है कि इलेक्शन हुए। अभी आखिरी बाई इलेक्शन जो हुआ है वो लोधरा का हुआ है। इनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे तरीन साहब, उन्होंने सीट सर वैसे ये छोड़ के गए हैं, इनके पास के बुरा लगा ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा लगा। और जो उनके लोग तोड़ के आप अपनी पार्टी में रख रहे हैं? मैं कहता हूं सर कि एमएनए सर उनके चौधरी साहब एक तो खैबर पख्तूनख्वा में, हाँ, सिराज खान साहब, और उस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया जब आपके लोग जनूबी पंजाब के नाम पे उधर चले गए और आपको बड़ा इतराज था और आपने उनका बंदा लिया। मैंने अभी बिल्कुल इतराज का नाम भी नहीं लिया, और मैं इनको किसी सूरत में डिफेंड भी नहीं करना चाह रहा, जो गए या जो आ रहे हैं दोनों को। मैं ये कह रहा हूं कि ये करेक्टर होता है लीडर्स का, कारकुन का, वर्कर्स का, और कौम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग उसको देख रहे होते हैं। अगर आज मेरा कंडक्ट और मेरा करेक्टर ऐसा है कि लोग समझे कि ये सिर्फ एक फायदे के लिए एक जमात आज हुकूमत के साथ नहीं, कोई लीडर्स को भी सोचना चाहिए। सर मैं मालूम चाहता हूं, बड़ा सा भी मैं वापस आऊंगा। बड़ा सा ये फरमाइएगा सर, ये जो इमरान खान साहब इलेक्टेबल्स की सियासत कर रहे हैं अब, और इससे पहले बाकी पार्टीज कर रही थी तो उनको कोई एतराज नहीं था। जब इमरान खान को सियासत आ गई और उन्होंने सोच लिया कि इलेक्टेबल जरूरी है, तो बाकी पार्टीज को बहुत एतराज हो रहा है सर। देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान पे जो एतराज़ किया जाता है वो किसी हद तक जायज़ है, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो अब ये कहना शुरू किया है कि मैं जो हूँ पुराने लोटों को नहीं लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। इमरान खान की तो सियासत का आगाज़ ही इस बात से हुआ कि मैं नए चेहरे लाऊँगा, मैं मिडिल क्लास को आगे लाऊँगा, मैं वर्कर्स को आगे लाऊँगा, मैं करप्शन ख़त्म करूँगा। तो जब वो पुराने वही चेहरे जो जिनसे लोग नाराज़ हैं, जिनके ऊपर सारे एतराज़ात हैं, उनको लाएंगे तो जो तहरीक इंसाफ की असास है या बुनियाद है वो कंप्रोमाइज़ होगी। इसलिए इमरान खान साहब से जो है, और दूसरा यह है कि तहरीक इंसाफ में तकरीबन बहुत से लोग नए आए थे, जो सियासत में ही नए आए थे, और अब उनके के लिए जो इंतखाबी दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी जब आई थी 1970 में, तो उसने नए लोगों के लिए इंतखाबात के दरवाजे खोले थे, जिससे एक पूरी नस्ल जो है
वो बदल गई थी। तहरीक इंसाफ को भी ऐसा ही करना चाहिए था। जब ऐसा कि अगर नए हिस्ट्री को चेहरों के देखें, साथ अब हिस्ट्री को वो देखें सर, तो भुट्टो साहब, मैं एक छोटा सा तासुर मेरे ले लें कि भुट्टो साहब नए चेहरे लेके आए, पार्टी कामयाब होगी और पुराने चेहरों ने आके कैप्चर कर लिया नए चेहरों को, नए चेहरों को उड़ा दिया और पुराने चेहरे आगे पार्टी का हशर हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब जो नए चेहरे लेके आए, पुराने चेहरे आए, उन्होंने कैप्चर कर लिया और नए चेहरों को उड़ा दिया और पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। आज इमरान खान साहब भी वही गलती कर रहे हैं, वो तारीख से नहीं सीख रहे। बिल्कुल, मेरा भी यही आपसे इत्तेफाक है कि जब आप अपनी पार्टी में नए चेहरे, ताज़ा खून लाते हैं तो वो आपके नज़रियात के असीर होते हैं, वो एक वाकई आइडियालॉजी पे बिलीव कर रहे होते हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर से मिले तो वो पैशन से भरपूर हैं, जज्बे से भरपूर हैं अपनी आइडियालॉजी के बारे में। लेकिन अब जो इलेक्टेबल साल हाँ साल से नून लीग में हैं या उससे पहले काफ लीग में थे, वो तो इस आइडियालॉजी को ओपनली कंडेम करते रहे हैं, तो अब सडनली वो कैसे इसको मान लेंगे? तो ये तो एक मजाक है जो सियासी पार्टियां हर इलेक्शन से पहले करती हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती हैं और फिर उसके बाद ये सिलसिला होता है कि जब अगला इलेक्शन आएगा तो आप देखेंगे कि सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो उस पार्टी में चले जाते हैं जिसके जीतने की उम्मीद होती है। तो ये आप फ्लाइट ऑफ पीपल से ये भी अंदाजा लगा लेते हैं कि हालात का बहाव किधर जा रहा है। ठीक हो गया बड़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा एक छोटी ब्रेक लेकर आप साथ हैं प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। अब ऐसे ये फरमाइए सर, इनका ये कहना है कि इनकी परफॉर्मेंस देख के लोग इनके पास आ रहे हैं और आपका ख्याल ये है कि कोई और है जो मैनेज कर रहा है इनके लिए? देखिए जी, परफॉर्मेंस तो इनकी ये तो खुद ही बताएंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कहाँ पर है, और खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस जो है वो नजर आएगी अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला जरूर रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पंजाब में, इनको खैबर पख्तूनख्वा में और पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत मिल रही है। उस पर आपने प्रोग्राम भी किए हैं, लोगों से पूछा भी है, लोग जानते भी हैं कि सबसे अच्छा सूबा किसने और किस चीफ मिनिस्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अल्टीमेट टेस्ट हम सबका है इलेक्शन में। तो ये पहले क्यों इल्जाम लगा रहे हैं फिर? आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये मैनेज किया जा रहा है। देखें चौधरी साहब, अगर तो एक आदमी किसी नजरिए की बुनियाद पर लीडरशिप को छोड़ दे और मुमकिन आखिरी वक्त भी छोड़ दे तो उसको ये बेनिफिट डाउट देना चाहिए कि मुमकिन है वो वैसे नजरिया है क्या सर आपका? वैसे बताइए हमारा आज, हाँ आज नहीं, वैसे पार्टी का नजरिया तो देखे ना चौधरी साहब, ये बड़ी लंबी कहानी है। मैं मोस्टली पे आ रहा था। नहीं बताइए वैसे क्या नजरिया है जिसकी वजह से लोग आपके पास रहे? देखिए मैं इसलिए नजरिया कि हमने सब, मैं 2013 के इलेक्शन की कैंपेन की आपको बता देता हूं कि आप में सारी चीजों को एक हम मैनिफेस्टो देते हैं यार इलेक्शन से पहले। 2013 का जब इलेक्शन आया तो हमने 3 चीजों को हमसे वादा किया था कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हम ये करेंगे। एक कि इस मुल्क में एनर्जी जो क्राइसिस है खत्म करेंगे। ये नजरिया आपका नहीं, ये मैंने कहा, हमने मैनिफेस्टो दिया, हमने प्रोग्राम दिया था लोगों को। जब आप इलेक्शन में उतरते हैं तो अपने लोगों को प्रोग्राम देते हैं। मसला ये है कि मैं अगर हम होगा, लेकिन वो नजरिया उसको फोत हो गया 2013 में जब आपने काफ लीग और पीपल्स पार्टी के 200 लोग ले लिए इलेक्टेबल्स, उसमें 100 लोग इलेक्ट होके आपकी पार्टी का हिस्सा है। तो नजरिया कहां है भाई? ये काम अगर वो करें तो गलत है, आप करते रहे तो ठीक है। देखिए चौधरी साहब जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब सीओडी साइन किया उससे पहले हम सब ने कहा कि हमसे गलतियां होगी। आपकी तरफ आ रहा हूं सर, ये गलतियां करके इस हद तक पहुंचे हैं, आपने भी हुई। मुझे आखिरी बोला, जब सीओडी हमने साइन किया तो हमने ये तय कर लिया था कि अगर जिसने डिक्टेटर के साथ हाथ मिलाए उनके साथ रहे, उनको नहीं रखेंगे। और ये बदकिस्मती से 2 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान था और बाकी जमातें भी शामिल थी। बदकिस्मती हुई कि सीओडी का भी सियाई भी खुश्क नहीं हुई थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनआरओ करके परवेज मुशर्रफ के साथ हाथ मिला लिया और वहां से चीजें खराब हो गई। मैं वैसे आप तो असूलों पे खड़े हो ना। मैं कहता हूं कि आप ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दें, आप वोट की इज्जत के लिए निकले हैं। बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा, वोटरों को इज्जत दे रहे ना उम्मीदवारों को इज्जत दे रहे भाई। बहुत अच्छा होता कि आएगा आपकी पार्टी में, मैं जल्द आपको कहता हूं, आपके एमएनएस कहेंगे कि एमएनएस को इज्जत दो और आपके वुज़रा कहेंगे कि वुज़रा को इज्जत है। बहुत अच्छा होता आखिर में मियां साहब कहेंगे मुझे और मेरे खानदान को इज्जत दो। अच्छा, एक पाकिस्तान का वफाकी वजीर आयरलैंड गया, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ वो बैठे। जैसी मीटिंग स्टार्ट हुई तो उन्हें पूछा कि व्हाट इज योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उन्होंने कहा कि योर आइडियोलॉजी इज आवर आइडियोलॉजी। अब आप ऐसे मुश्किल सवाल खुदा के लिए ना पूछें चौधरी साहब, व्हेन इट कम्स टू पीटीआई,
पीटीआई में एक चीज याद रखें, इट इज द रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर ऑल पॉलिटिशियंस। जब सियासतदान निजाम ऐसे बने, बीमार हैं जी जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं, क्या हो रहा है? जब सियासतदान ये हो कि कौम की बेटियों के मुंह में गोलियां मारें, कसूर की तरह वाकयात हो, लोगों की तजलील हो, सुअर का गोश्त बिके, कब्रों से बच्चों की लाशें निकाली जाए और कवानीन ना हो, फिर आपके मुल्क के अंदर इदारों की तजलील का यह लेवल हो कि डॉन लीग जैसे हिंदुस्तान के नैरेटिव्स को सर्व किया जाए, तो चौई साहब फिर कौन सी आइडियोलॉजी, किसकी आइडियोलॉजी पूछ रहे हैं? आइडियोलॉजी नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। पीटीआई में एक चीज है, आज हम उन जालमों, हमने टिकट जवानों को दिए, चौधरी साहब उनके घर वालों ने कहा कि बेटा बैठ जाओ, किसी को टिकट दिया वो दूसरी पार्टी की गोद में बैठ गया, किसी के पास पैसे नहीं थे। अब एक चीज, अल्लाह के महबूब उनमें से 14 लोग एमपीएस जिनके खिलाफ आप तहकीकात कल इस वक्त कर रहे हैं, ये भी वही लोग थे जिनको आपने टिकट दिया, जो इलेक्ट हो गया है और उन्होंने अपना वोट बेच दिया। मॉरल करेज देखें, कल ये 16 के साथ होने क्या जा रहा है? तो आपका इसका कुछ मतलब है घंटों कि की बात आपका है। वो फैसला गलत था जिन लोगों को आपने टिकट मुझे दिया। एक देखिए, इंसान गलतियों से सीखता है चौई साहब। ओवर टू हिम। जब हमारी जमात में हो, पीपल्स पार्टी में हो या किसी और जमात में हो, वो चोर हैं, वो करप्ट है, वो गंदे हैं और उनके लिए गाली है और नाम ले लेके जो ही वो आज रात को या सुबह कहें कि हम पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, गाली दी उनमें से एक शख्स बताएं जो हमारे पास आया हो। वो फरिश्ते हो जाते हैं। एक वो शख्स कहते हैं बताएं। ये ऐसी लॉन्ड्री इनके पास लगी हुई है कि वो कौन से तरीके है जो सारे गुनाह माफ एक हो शख्स जाते हैं, बताएं। सारी करप्शन छोड़ सर, देते हैं। वक्त खत्म हो गया। अगर इस आप जमात आपको के दीदार आज जल्द करेंगे। पीटीआई के वक्त इर्द आप गिर्द इनके